अब साइंटिस्ट की लाइफ को जरा इमेजिन करके देखो। साइंटिस्ट कितनी सारी डिस्कवरीज और इन्वेंशंस पे काम करते हैं और अपनी जिंदगी लगा देते हैं। आज मैं भी अपनी वीडियो में एक ऐसे इंसान की लाइफ के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिसने अपने समय में मोशन, ग्रेविटी और ऑप्टिक्स की फील्ड में ऐसा बाकमाल काम किया जब साइंटिस्ट नाम का शब्द भी नहीं होता। वो इंसान जब अपने आसपास की दुनिया को ऑब्जर्व करता है तो एप्पल से लेके मून तक हर एक चीज की मूवमेंट को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क देता है। वो इंसान जब ऑप्टिक्स की तरफ नजर डालता है तो वो इस चीज को डिस्कवर करता है कि जो व्हाइट लाइट है वो प्योर नहीं, रेनबो के सातों कलर्स का कॉम्बिनेशन। जब उस इंसान से जरा पूछा जाता है कि ये जो प्लैनेट्स हैं ये सर्कल की जगह एक्लिप्स की फॉर्म में क्यों मूव करते हैं, तो वो कुछ समय लेता है और जब वो वापस इसका जवाब लाता है तो वो मैथमेटिक्स की एक पूरी ब्रांच को डेवलप कर देता है। और इस बात को जरा ध्यान से सुनना कि जब वो अगले साल अपना बर्थडे मनाता है ये सब करने के, तो उसकी उम्र सिर्फ 26 साल हुई होती। अब आप ही मुझे बताओ, अगर हम जैसे एक इंसान इस तरह के काम कर पाए तो हमारे अंदर कितना ज्यादा अहंकार होगा अपनी अकल को लेकर। हम तो बाकी सब लोगों को अपने से तुच्छ ही समझेंगे, लेकिन जब उस इंसान ने अपनी अकल के बारे में बताया, अपने बारे में बात की, तो उसने कहा कि मैं अपने आप को समुद्र के किनारे खेलते एक बच्चे की तरह समझता हूँ जो कभी एक स्टोन या शेल को ढूंढकर खुश हो जाता है, जबकि अभी पूरा एक अनडिस्कवर्ड समुंदर उसके आगे सामने पड़ा। और आई थिंक एक जीनियस की ये पहचान नहीं होती कि वो अपनी जिंदगी में, अपनी रिसर्च में कितने जवाब ढूंढ कर लाता है। उसकी पहचान ये होती है कि वो किस तरह के सवालों से शुरू कर उन जवाबों तक पहुंचता है। आज की वीडियो फिजिक्स को नींव देने वाले सर आइजैक न्यूटन के बारे में, जिनकी फेमस एप्पल वाली स्टोरी से ही हम ये चीज देख सकते हैं। सर आइजैक न्यूटन ने एक एप्पल को गिरते हुए देखा और उन्होंने ये सवाल तो चलो पूछा कि ये गिरा क्यों, पर उन्होंने इसके साथ एक दूसरा सवाल भी पूछा कि जिस फोर्स या जिस कारण के वजह से ये एप्पल नीचे गिरा, क्या वही कारण तो नहीं है जिसके कारण मून अर्थ के द्वाले घूमता है। एक चीज को ऑब्जर्व करने से कितनी दूर तक वो सोच पाए, ये चीज उनकी जीनियस को दिखाती है। आज की वीडियो सर आइजैक न्यूटन को एक ट्रिब्यूट है और ये वीडियो उन्हीं पर समर्पित है। लेकिन न्यूटन की क्यूरियोसिटी सिर्फ आइडियाज तक लिमिटेड नहीं थी, वो एक्सपेरिमेंट्स करते थे और कई बार तो वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स अपने ऊपर ही करते थे। जैसे कुछ इंस्टेंसेस में उन्होंने तो कई ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए जो उनके लिए हार्मफुल भी थे। जैसे कि एक एक्सपेरिमेंट में उन्होंने एक आंख खोलकर सूरज की तरफ लगातार जब तक वो देख सकते थे तब तक देखा और उसके बाद एकदम से अपनी नजर हटाकर दूसरी तरफ देखा, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि अब उनकी आंखों के अंदर क्या आफ्टर इमेजेस बनती। इसका रिजल्ट क्या हुआ? वो ऑलमोस्ट अपनी नजर खो बैठे थे, जो कि तब जाकर रिकवर हुई जब उनको कुछ दिनों तक बिल्कुल अंधेरे में रहना पड़ा। इसी के जैसा एक दूसरा एक्सपेरिमेंट है, जब उन्होंने एक शार्प ऑब्जेक्ट अपनी आई बॉल की बोन के पास लाकर प्रेस की और उसको अपनी आई बॉल की तरफ मोड़ा, ये देखने के लिए कि इसके साथ उनकी जो विजन है वो किस तरह डिस्टॉर्ट हो। अब इन एक्सपेरिमेंट्स को मैं बढ़ावा तो नहीं देता, पर उस समय में जब सिर्फ किसी फिलोसोफर की कही हुई बात या ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड चीजों को ही सच मान लिया जाता था, उस जमाने में एक एक्सपेरिमेंटेशन की नेचर को बढ़ावा देना मेयर फिलोसॉफिकल थिंकिंग से एक बड़ी बात। और उससे भी बड़ी बात थी कि खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से भी ना डर। ये चीज भी सर आइजैक न्यूटन को एक महान साइंटिफिक माइंड का मालिक बना। सर आइजैक न्यूटन की क्यूरियोसिटी का एक और बड़ा एग्जाम्पल है लाइट और लाइट की तरफ उनके एक्सपेरिमेंट्स। उस समय पर लाइट को लेकर यह धारणा थी कि व्हाइट लाइट एकदम प्योर होती है और अलग अलग अमाउंट्स ऑफ ब्लैक उसके अंदर ऐड करने से
अलग अलग तरह के कलर्स बनते। रॉबर्ट हुक ने एक एक्सपेरिमेंट किया जहां पर उन्होंने प्रिज्म से 1 मीटर दूर स्क्रीन रखकर व्हाइट लाइट को जब रिफ्रैक्ट किया तो एक व्हाइट कलर का गोला बना जिसके अराउंड कलर्ड एजेस बने, और वहां से उन्होंने कंक्लूड किया कि शायद ये सूरज की इमेज बन रही है। सर आइजैक न्यूटन ने इस एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एनहांस किया। उन्होंने स्क्रीन प्रिज्म से 7 मीटर दूर रखी और फिर जो उन्होंने देखा कि व्हाइट लाइट एक स्पेक्ट्रम में डिवाइड हो रही थी जिसकी लेंथ उसकी विड्थ से 5 गुना बड़ी। इससे उन्होंने कंक्लूड किया कि ये नहीं हो सकता कि ये जो 7 रंग बन रहे हैं ये सूरज की इमेज बन रही है, और वहां से ये डिस्कवरी हुई कि व्हाइट लाइट कोई प्योर लाइट नहीं है, वो 7 रंगों का मिक्सचर है और ब्लैक सिर्फ हर तरह की लाइट का एब्सेंस है। ये लाइट की दुनिया के अंदर एक बहुत बड़ी डिस्कवरी थी उस टाइम। इसके बाद उनकी जो एक दूसरी बहुत बड़ी इन्वेंशन इस चीज में थी वो थे रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स। सर आइजैक न्यूटन के टाइम पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप्स यूज होते थे जिसमें लेंसेज यूज होती थी, लेकिन अक्सर क्या होता था कि उन एक्सपेरिमेंट्स के दौरान लेंसेज के अंदर कलर्ड फ्रिंजेस आ जाते थे जिससे ऑब्जर्वेशन सही नहीं हो पाती। सर आइजैक न्यूटन ने सोचा कि क्यों ना लेंसेज की जगह कर्व्ड मिरर्स यूज किए जाए और इसको यूज कर कर जो इमेजेस बने उनको एनहांस किया जाए या उनको एक्सपैंड किया जाए। और उसके बाद उन्होंने अपने खुद की अकल यूज कर कर रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स बनाए। फेमसली उनसे एक बार पूछा गया था कि क्या ये रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप्स आपने बनाए? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने कहा कि इनमें जो इस्तेमाल होने वाले टूल्स हैं क्या वो भी आप ही ने बनाए? उन्होंने कहा हाँ। और साथ में उन्होंने एक बड़ी कमाल की बात की कि अगर मैं वेट करता रहता कि कोई मेरे लिए आकर ये टूल्स पहले बना दे तो शायद मैं जिंदगी में कुछ डिस्कवर ही ना कर पाता। अब इस लाइट की फील्ड के अंदर उनकी डिस्कवरीज ने उनको वर्ल्ड के साइंटिफिक कम्युनिटी के अंदर एक सेंटर स्टेज पे ला दिया था। इसकी वजह से उनको लंदन की रॉयल सोसाइटी के अंदर एंट्री और रिकॉग्निशन भी मिली, लेकिन इससे उनकी लाइफ के अंदर एक नया पहलू भी शुरू हुआ। जब भी हम कोई फिल्में देखते हैं तो एक हीरो की स्ट्रेंथ हमें इस चीज से देखने को मिलती है कि उसके सामने विलन कौन सा खड़ा है या विलन कितना ताकतवर खड़ा है। न्यूटन की लाइफ के अंदर का एक विलन यहाँ इस पहलू के अंदर इंट्रोड्यूस होते हैं और वो थे एक और ब्रिलियंट साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक, जिन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन की। जब न्यूटन की लाइट के ऊपर जो ये थ्योरी थी ये रॉयल सोसाइटी के सामने आई, रॉबर्ट हुक के सामने आई, तो रॉबर्ट हुक ने क्लेम किया कि ये थ्योरी बकवास है और इसके अंदर जो कुछ भी यूजफुल है उसको हुक खुद ही पहले से डिस्कवर कर चुके, इसलिए इस पे कुछ नया नहीं। अब न्यूटन क्रिटिसिज्म को लेकर फेमस नहीं थे, वो क्रिटिसिज्म टॉलरेट नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने खुद को रॉयल सोसाइटी से डिस्टेंस कर देने की भी धमकी दी। और ये जो राइवलरी उनके और रॉबर्ट हुक के बीच में थी ये काफी आगे समय तक भी चली। इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर न्यूटन की एक फेमस लाइन भी है कि मैं जितनी भी दूर तक देख पाया हूँ वो जाइंट्स के कंधों पर चढ़कर ही देख पाया हूँ। अब हम जब ये स्टेटमेंट पढ़ते हैं तो हम इसको बहुत ह्यूमिलिटी में लेते हैं कि शायद न्यूटन रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि उनकी जो इन्वेंशंस या डिस्कवरीज हैं वो प्रीवियस साइंटिस्ट की वजह से, पर असल में इसमें एक ट्विस्ट भी है। ये लाइन असल में एक लेटर के अंदर आती है जो न्यूटन ने रॉबर्ट हुक को लिखा, और रॉबर्ट हुक इस चीज़ के लिए फेमस थे कि वो उनका स्टैचर बहुत छोटा था और वो बहुत सुंदर नहीं दिखते थे। तो इस लाइन को कुछ हिस्टोरियंस एक तरह का टॉन्ट भी मानते हैं जो न्यूटन ने रॉबर्ट हुक को मारा। जब उनकी फेमस किताब प्रिंसिपिया पब्लिश हो रही थी तो रॉबर्ट हुक ने प्रायोरिटी क्लेम की और न्यूटन ने उनके सारे रेफरेंसेस हटा दिए। उनकी एक और फेमस किताब ऑप्टिक्स बहुत पहले तैयार हो चुकी थी, लेकिन वो वेट करते रहे कि कब रॉबर्ट हुक की डेथ हो जाए और उसके बाद उन्होंने अपनी वो किताब पब्लिश की। इससे हमें न्यूटन की लाइफ का एक पहलू ये भी पता चलता है कि एक इंसान जो अपने आप को इतना हम्बल रखता था, जो खुद को समुंदर के किनारे खेलते एक बच्चे की तरह मानता था, वो इंसान भी क्रिटिसिज्म पर एक पॉइंट पर आकर इंटॉलरेबल हो गया। आई थिंक यही चीज है जो महान लोगों की जिंदगी के अंदर होनी चाहिए, जो उनको ह्यूमन बनाती है, जो उनको भी ये दिखाती है कि चाहे दिमाग एक लेवल के अंदर कितना भी जीनियस क्यों ना हो, बाकी पहलुओं के अंदर
वो भी हमारे जैसे ही। लेकिन न्यूटन की लाइफ की सबसे फेमस साइंटिफिक स्टोरी अभी बाकी थी, प्रिंसिपिया की पब्लिकेशन की कहानी। असल में रॉयल सोसाइटी के अंदर 3 साइंटिस्ट, एडमंड हेली जिनके नाम पर हेलिस कॉमेट है, क्रिस्टोफर रेन और रॉबर्ट हुक आपस में डिस्कस कर रहे थे कि केपलर के जो इनवर्स स्क्वायर लॉ है ग्रेविटेशन का, उसके साथ जो प्लैनेट्स के एक्लिप्स में घूमना है, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन। क्या केपलर के इनवर्स स्क्वायर लॉ से ये पक्का पक्का है कि जो प्लैनेट्स है वो एक्लिप्स में ही मूव करेंगे, या सिर्फ ये कोइंसिडेंस और फ्यूचर में हो सकता है कि कोई प्लैनेट ऐसा मिल जाए जो एक्लिप्स की शेप में मूव ना करता हो। रॉबर्ट हुक ये क्लेम करते थे कि ये पक्का पक्का एक्लिप्स में ही मूव करता है और उनके पास इस चीज का प्रूफ भी है, लेकिन रॉबर्ट हुक प्रूफ नहीं दिखा रहे। ऑब्वियसली इस बात से जो एडमंड हेले थे, क्रिस्टोफर रेन थे, वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड थे कि ये इंसान क्लेम करी जा रहा है लेकिन प्रूफ नहीं दिखा रहा। तो इस सबसे तंग आकर एडमंड हेली उस टाइम के जो यूरोप के सबसे अच्छे मैथमेटिशियन को वो जानते थे, ऑफ कोर्स सर आइजैक न्यूटन को, वो उनके पास कैम्ब्रिज गए और उनसे बातचीत करते हुए बहाने बहाने से उन्होंने पूछा कि अगर कोई प्लैनेट मूव करता है और अगर हम केपलर के इनवर्स स्क्वायर लॉ को माने तो वो कौन सा पाथ फॉलो करेगा। और न्यूटन ने एकदम से जवाब दिया, एक्लिप्स का। तो एडमंड हेली ने उनको पूछा, तुम्हें कैसे पता? तो न्यूटन ने कहा कि मैंने पहले कैलकुलेट करके रखा था। तो एडमंड हेली ने कहा कि मुझे इसका प्रूफ दिखाओ या पेपर दिखाओ। तो न्यूटन ने थोड़ा सोच के जवाब दिया कि मेरे से खो गया है। अब असल में वो कागज खोया नहीं था। न्यूटन की जो लाइट वाली कंट्रोवर्सी रॉबर्ट हुक के साथ हुई थी, उससे वो पहले ही थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड थे और वो चाहते ही नहीं थे कि उनका काम पब्लिश हो। वो ये जो काम को डिफेंड करना, एक सेंटर स्टेज पे आ जाना, कंट्रोवर्सी, इसमें नहीं आना चाहते थे। वो चाहते थे मैं अपनी जो डिस्कवरीज, इन्वेंशन का काम है उनमें लगाना। वो बहुत फेमसली एक लोन वर्कर थे जो अकेले काम करते थे। तो थोड़ा सा उन पे दबाव डाला एडमंड हेली ने कि बताओ बताओ, प्रूफ बताओ। तो न्यूटन ने उनको आश्वासन दिया कि मैं आपको प्रूफ दे दूं। तो न्यूटन ने जब अपना वो प्रूफ निकाल कर देखा तो उनको उसमें छोटी सी गलती दिखी और उन्होंने दोबारा से वो प्रूफ लिखना शुरू किया और करते करते वो प्रूफ 9 पेज लंबा हो और कुछ समय बाद उन्होंने वो एडमंड हेली को भेज दिया। एडमंड हेली ने जब वो प्रूफ रॉयल सोसाइटी के आगे पेश किया तो चलो ये जो शेप वाली प्रॉब्लम थी ये तो सॉल्व हुई, लेकिन इसके साथ एक हिंट ये भी मिला कि अभी और कुछ बहुत है जो न्यूटन और बता सकते हैं दुनिया को। साथ में इसके बाद एडमंड हेली की मोटिवेट करने पर न्यूटन ने अपने सबसे एनॉर्मस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, जो कि था फिलोसोफिए नेचुरलिस प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसके अंदर उन्होंने ग्रेविटेशन का लॉ भी दिया और साथ में अपने जो लॉज ऑफ मोशन है 3 फेमस, वो भी दी। और हर प्रॉब्लम के अंदर एडमंड हेली ने न्यूटन का जमकर साथ दिया। जब जब न्यूटन थोड़े रिलक्टेंट हुए, एडमंड हेली ने उन्हें मोटिवेट किया। बीच में कभी रॉबर्ट हुक ने तंग किया तो साथ में न्यूटन की मदद की। जब रॉयल सोसाइटी के पास पब्लिकेशन के लिए पैसे नहीं थे तो एडमंड हेली ने अपनी जेब से इसकी पब्लिकेशन का खर्च उठाया और उन्हीं की देन है कि आज हमारे पास जो फिजिक्स की फाउंडेशन है, जहां तक हम फिजिक्स में पहुंच पाए हैं, उस सब की फाउंडेशन रख पाए। क्योंकि बीच बीच में रॉबर्ट हुक भी तंग करते रहे, लेकिन एक फाइनल कॉन्फ्रंटेशन के बाद वो चुप कर गए। डिस्कवरी करना, इन्वेंशन करना एक चीज है, इन्वेंटर को या डिस्कवरर को परख पाना, उसके टैलेंट को देख पाना, वो दूसरी चीज है, और उसकी डिस्कवरी को दुनिया तक लेके आना वो एक बिल्कुल अलग चीज है। अगर वो मैन्युस्क्रिप्ट्स, वो प्रूफ्स आज भी न्यूटन के घर के अंदर ही कहीं कोने में पड़े होते तो आप सोच के देखो कि फिजिक्स में हम कहाँ होते, कितने सारे लोगों के एफर्ट्स लग जाते वहां तक पहुंचने में जहां पर आज हम फिजिक्स में। और इससे एक और चीज भी सोचने को मिलती है कि एडमंड हेली जैसे इंसान ना होने कारण कई जगहों पर कितनी सारी चीजें फिजिक्स की होंगी जो अभी तक हमें पता ही नहीं, कितने सारे जीनियस लोगों के काम होंगे जो हमको पता ही नहीं। तो एडमंड हेली जैसे लोग जो एक पैशन के साथ, एक एम्बिशन के साथ टैलेंट को डिस्कवर कर कर दुनिया तक लाते हैं, उनको भी हमारा सलाम।
और न्यूटन की लाइफ के अंदर सिर्फ रॉबर्ट हुक के साथ ही कोई कंट्रोवर्सी नहीं थी, एक और बड़ी जरूरी कंट्रोवर्सी थी कैलकुलस की डेवलपमेंट। मैंने आपको शुरू में बताया जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि जो प्लैनेट्स हैं वो सर्कल में मूव क्यों नहीं करते, एक्लिप्स में क्यों मूव करते हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए उन्होंने मैथ्स की एक ब्रांच को डेवलप किया। वो ब्रांच थी कैलकुलस। उन्होंने डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस को एक तरह से आप कह लो इन्वेंट ही किया। वैसे तो डेवलप वर्ड सही है, पर अब कह लो इन्वेंट ही। तो इसके साथ एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई। हुआ क्या था कि हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स की माने तो न्यूटन काफी पहले इस चीज को कर चुके थे, पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो पब्लिश करने में इतने इंटरेस्ट नहीं थे, तो लेबनीज नाम के एक फिलोसोफर ने अपनी डिस्कवरीज को पब्लिश किया। आज जो हम इंटीग्रेशन की नोटेशन देखते हैं, ये नोटेशन उन्हीं की दी हुई है जो आज के टाइम भी मैथ्स में यूज होती है। तो उन्होंने पब्लिश पहले कर लिया, लेकिन हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स के मुताबिक डेवलप न्यूटन ने पहले किया था। तो एक कंट्रोवर्सी शुरू हो गई। अब न्यूटन इंग्लैंड के थे और लेबनीज जो थे वो यूरोप के दूसरी साइड के थे। तो इंग्लिश मैथमेटिशियन या इंग्लिश साइंटिफिक कम्युनिटी और कॉन्टिनेंटल यूरोप की साइंटिफिक कम्युनिटी के बीच एक पूरी लड़ाई शुरू हो गई। देशों की ईगो के ऊपर ये बात आ गई कि उनके देश के मैथमेटिशियन ने ये आइडिया डिस्कवर की, और ये जो सिर्फ एक मैथमेटिकल आइडिया होने वाला था वो एक ईगो की फाइट में बदल गया। आज के टाइम पर तो एक ब्रॉड कंसेंसस यही है कि दोनों ने, सर आइजैक न्यूटन ने और लेबनीज ने इंडिपेंडेंटली कैलकुलस को डेवलप किया, और लेबनीज की जो कैलकुलस की डेवलपमेंट थी वो ज्यादा रेलिवेंट है आज की कैलकुलेशंस के हिसाब से, तो यूज उसे किया जाता है। और इन दोनों को ही बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है कैलकुलस की डेवलपमेंट का। पर उस टाइम पे एक देखने वाली बात थी कि साइंस जैसी फील्ड के अंदर भी ईगो एंटर कर सकती है। अब मैंने इतनी सारी तारीफ न्यूटन की, न्यूटन की डिस्कवरीज के बारे में बताया, उनकी कंट्रोवर्सी के बारे में बताया, तो एक पहलू ये भी डिस्कस कर लेते हैं कि क्या न्यूटन की जो डिस्कवरीज हैं क्या कभी वो गलत साबित हुई। अगर मैं पर्सपेक्टिव से देखूं तो हाँ भी और नहीं। न्यूटन ने जो प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स हैं, उनकी शेप है, उनको बहुत ही एक्यूरेटली डिस्क्राइब किया है, लेकिन एक छोटी सी डिस्क्रिपेंसी आ जाती है। हुआ ये कि न्यूटन ने ग्रेविटी को एक फोर्स की तरह डिफाइन किया जो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगती है, जो उनके मासेस और बीच के डिस्टेंस पे डिपेंडेंट होती है। लेकिन प्लैनेट्स के लेवल पर अगर हम देखें तो ग्रेविटी सिर्फ एक फोर्स नहीं रह जाती, वो स्पेस टाइम की ज्योमेट्री के साथ कनेक्ट हो जाती है। जब कोई भारी ऑब्जेक्ट आ जाता है तो स्पेस टाइम वहां पर कर्व हो जाता है या बेंड हो जाता है, और उसके हिसाब से फिर उसका देखना पड़ता है कि मूवमेंट कैसी होगी, और फिर ये चीजें ब्लैक होल्स वगैरह कई कंसेप्ट्स तक जाती हैं। न्यूटन का ग्रेविटी को सिर्फ एक फोर्स मानना एक लिमिटेशन बन जाता है जब हम प्लैनेट्स के लेवल पे बात करते हैं, और प्रैक्टिकली ये चीज हमें मरकरी प्लैनेट के ऑर्बिट की कैलकुलेशन के टाइम दिखती है, जहां पर न्यूटन की कैलकुलेशंस में और रियल डाटा में 42 आर्क सेकेंड्स का डिफरेंस आता है जब हम मरकरी के ऑर्बिट को देखते हैं। और इस डिस्क्रिपेंसी को सॉल्व किया आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। साइंस की खूबसूरत बात यह है कि पुरानी थ्योरी के बाद नई थ्योरी आती है, पर जरूरी नहीं है कि नई थ्योरी हमेशा पुरानी थ्योरी को इरेज ही करती है। केपलर और गैलीलियो ने एक साइंटिफिक रेवोल्यूशन शुरू की जब उन्होंने प्लैनेट्स के बारे में बात की। न्यूटन ने अपने जीनियस के साथ उन सारी डिस्कवरीज को एक मैथमेटिकल फ्रेमवर्क दिया जिसमें वो मैथमेटिकली प्रूव और एक्सप्लेन हो सकती। और न्यूटन की जो डिस्क्रिपेंसी रह गई जो प्लैनेट्स के लेवल पे थी, शायद टेक्नोलॉजी उस टाइम पे ना होने के कारण आइंस्टाइन ने आकर उसको सॉल्व किया। और इसी तरह साइंस की हिस्ट्री आगे आगे बढ़ती गई और छोटी से छोटी डिस्क्रिपेंसीज भी नई थ्योरीज के अंडर सॉल्व होती गई। लेकिन अगर हम ये मान लें कि न्यूटन पूरी तरह गलत थे तो ये बिल्कुल भी नहीं। अब इस वीडियो के लास्ट पार्ट में जहां पर हमने न्यूटन की जो फेमस साइंस की स्टोरीज हैं, जो उनकी कंट्रोवर्सीज हैं और उनके जो लिमिटेशंस हैं उनको डिस्कस किया, अब एंड में हम उनकी जरा रेलेवेंस की बात कर लेते हैं।
अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में देखें तो काउंटलेस चीज़ें हैं जो हमको उनकी रेलेवेंस का एहसास दिलाती हैं, चाहे वो मैकेनिक्स हो, स्पेस फ्लाइट हो, कई सारी चीज़ें हों। लेकिन एक जो ज़रूरी चीज़ उनकी रेलेवेंस को आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाती है, वो है उनका साइंटिफिक एटीट्यूड, जहाँ पर वो सिर्फ थ्योरीज पर नहीं रुके, वो एक्सपेरिमेंट तक गए। एक्सपेरिमेंट से उन्होंने पूरी की पूरी फिजिक्स की फाउंडेशन रख दी, मैथमेटिकल फ्रेमवर्क्स दे दिए, पुराने ख्यालों को तोड़कर नए ख्याल लेके आए, और एंड में अपने आप को तब भी उन्होंने एक ऐसे इंसान की तरह माना जिसके सामने भी बहुत सारा समुंदर पड़ा हुआ है जो डिस्कवर होने वाला है। उन्होंने अपनी ह्यूमिलिटी नहीं छोड़ी। आज के समय में अगर हम अपनी लाइफ देखें तो सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड शुरू हो जाता है और हम सबके ओपिनियंस बढ़ जाते हैं। हम सब अपना ओपिनियन या तो फेमस चीज की तरफ पूरा ब्लाइंडली ले जाते हैं या ब्लाइंडली ऑपोजिट ले आते हैं। हम पहले रिसर्च कर कर फिर बिलीफ में विश्वास नहीं रखते। हम पहले बिलीफ रखते हैं और फिर उस पर बायस होके अपना जो ओपिनियन है उसको फॉर्म करते हैं, और इसी वजह से दुनिया आज एक क्राइसिस में। अगर हम साइंस से एक अच्छी बात सीख सकते हैं तो वो यही है इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी रखना, जहां पर पहले खोजबीन होनी चाहिए, फिर ओपिनियन फॉर्म होना चाहिए। और अगली वीडियो के अंदर मैं आपके साथ न्यूटन की लाइफ का एक पॉलिटिकल पहलू भी डिस्कस करूंगा, जहां पर वो अपने समय के जो अथॉरिटी थी, जो राज था, उसके भी खिलाफ खड़े हुए। वो स्टोरी अगली बार। ये वीडियो एक ट्रिब्यूट है न्यूटन की साइंटिफिक अचीवमेंट्स के बारे में, उनकी लाइफ के बारे में, और उन सब कंट्रोवर्सीज के बारे में भी जो न्यूटन को हमारी तरह ही एक इंसान बना। मैं उम्मीद करता हूँ कि न्यूटन की लाइफ के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी मिली होगी और आप भी इससे कुछ सीख पाओगे। धन्यवाद।